हेलो एवरीवन, वेलकम टू चेंज आईएएस। और मेरे पीछे जो इमेज है आप इसको देख के समझ ही गए होंगे कि हम बात करने जा रहे हैं एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल की। तो पहले मैं आपको एक बार एक इमेज दिखा दूं, एक फील आ जाए इस वीडियो की कि हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। एंड एग्जिट पोल ओपिनियन पोल का क्या महत्व है एक डेमोक्रेसी में, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ती है और इसके क्या इश्यूज हैं, चैलेंजेस हैं, इसके फेवर में क्या है, इसके डिसफेवर में क्या है, वो सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आप लोग काफ़ी फेमिलियर हो चुके होंगे इस तरह की इमेजेस से। कल आई होप कि आप लोगों ने पिछले कुछ दिनों में ओपिनियन पोल्स भी देखे होंगे, एग्जिट पोल्स तो अभी रिसेंटली आ ही गए हैं। जब यूपी का लास्ट जो फेज था चुनाव का वो रिसेंटली ख़त्म हुआ है। तो अगर आप देखेंगे कि हर चैनल, हर मीडिया इस कवरेज में लगा हुआ था कि सबसे ज़्यादा सटीक हमारा पोल, सबसे ज़्यादा सटीक हमारा पोल। तो कहीं ना कहीं हमें ये जानना चाहिए कि ये एग्जिट पोल क्या है, ओपिनियन पोल क्या है, एक डेमोक्रेसी में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है या ये इसकी ज़रूरत भी क्या है। तो देखिए, एक वन बाय वन हम इस सारे एस्पेक्ट को कवर करेंगे। तो लेट मी शो यू सम ऑफ द इमेजेस ताकि एक आइडिया लगे कि हाँ, और आप लोगों ने देख भी रखी होंगी। तो आप देखो, आपने इस तरह से देखा होगा रिसेंटली काफ़ी न्यूज़ चैनल दिखाया कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, किसकी बनेगी सरकार, कौन अंदर आएगा, कौन बाहर जाएगा, इस तरह से। यहाँ पे आप देखिए, ये एक ओपिनियन पोल का है। जब चुनाव शुरू हुए तो उससे पहले की एक इमेज। हमें इसमें नहीं आना कि किस मीडिया चैनल का है, जस्ट फॉर सेक ऑफ इंफॉर्मेशन हम इसको देख रहे हैं। ना ही हमारा यहाँ पे कोई कॉपीराइट वायलेशन को उल्लंघन करने का कोई ऐसा हमारा इंटेंशन है। दिस इज जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस। यहाँ पे आप देखिए, एग्जिट पोल तो रिसेंटली आ ही गए हैं। तो बेसिक आइडिया इज कि ये सारी चीजें का एक डेमोक्रेसी में, एक इलेक्शन प्रोसेस में क्या रोल है। तो और आप देखो, वी नो दैट इन अ डेमोक्रेसी द सिटीजन हैज दिस राइट टू नो अबाउट दैट whom दे आर गोइंग टू वोट, या जो उनको लोकसभा में या विधानसभा में रिप्रेजेंट करने वाले हैं वो कौन लोग हैं, या सरकार उनके लिए क्या करने वाली है। तो और आप जानते हो, जब तक लोगों तक इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचेगी लोग नहीं जान पाएंगे कि हमारी सरकार। क्योंकि आप देखिए, कई भी आज भी हमारे देश में कई इलाके ऐसे हैं जहां पे सरकार क्या कर रही है या हमारे मिनिस्टर हैं, नेता हैं, वो क्या कर रहे हैं, लोगों तक इस चीज़ की जानकारी नहीं पहुंच पाती है। तो कहीं ना कहीं ये जो ओपिनियन पोल होते हैं, एग्जिट पोल होते हैं, ये लोगों तक एक मैसेज पहुंचाते हैं। और ये देखिए, लोगों से बात करके ही बनाए जाते हैं। तो पहला मुद्दा है कि हम संविधान में इसको कहाँ देखते हैं। तो आई होप हम लोगों में काफ़ी लोग ये जानते हैं कि आर्टिकल 19 जो हमारे संविधान में है वो हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की आज़ादी देता है, राइट। हम और कई बार सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे जजमेंट में ये बात को एक्सेप्ट भी किया है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज पार्ट ऑफ बेसिक फंडामेंटल राइट ऑफ एन इंडिविजुअल। संविधान में भी है, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको बोला। लेकिन यहां पे एक पॉइंट आता है कि विथ सर्टेन रेस्ट्रिक्शन। उस चीज पे मैं आऊंगा जब मैं बात करूंगा कि इश्यूज क्या है। तो देखिए, और अब इस चीज को वाइडली एक्सेप्टेड किया गया है अक्रॉस द वर्ल्ड, नॉट जस्ट इन इंडिया, अराउंड द वर्ल्ड इन अदर डेमोक्रेसीज, मेजर डेमोक्रेसीज। इफ यू टेक एनी एग्जांपल, यूरोपियन कंट्रीज हो, अमेरिकन कंट्रीज हो, सदर्न अमेरिकन कंट्रीज हो, सब जगह इस चीज को माना गया है कि लोगों को अपने ओपिनियन को, अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करने की आज़ादी होनी चाहिए। तो उसी के बिहाफ पे ही ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल कंडक्ट किए जाते हैं। अब एक बेसिक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ओपिनियन पोल क्या है, एग्जिट पोल क्या है। तो आप देखेंगे कि ओपिनियन पोल जो है वो, देखिए, जब चुनाव नजदीक आ रहे होते हैं सबको पता होता है कि अब चुनाव आने वाले हैं। जैसे आपने देखा होगा रिसेंटली जब ये कुछ राज्यों में चुनाव होने थे, मणिपुर, पंजाब, उत्तर प्रदेश, गोवा, तो हमें आइडिया लग गया था कि हाँ 5 साल पूरे होने जा रहे हैं, अब चुनाव आ रहे हैं। तो जो प्रिंट मीडिया होता है या जो आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, ये लोगों तक जाते हैं, लोगों की भावनाएं जानने की कोशिश करते हैं कि सर आज इस बार आप किसको वोट करने जा रहे हैं, या माता जी आप किसको वोट करने जा रही हैं, बाबूजी आप किसको वोट कर रहे हैं, इस बार आप किस बेसिस पे जब अपने जो प्रतिनिधियों से चुनाव करेंगे, ऑन व्हाट फैक्टर्स यू आर गोइंग टू वोट दिस टाइम। ऐसा आपने कई बार देखे होंगे, न्यूज चैनल पे आप वीडियो देखते होंगे तो कई आपने देखा होगा कि आज तक हुआ, एबीपी न्यूज हुआ, जी न्यूज हुआ, टाइम्स नाउ हुआ, डिफरेंट मीडिया ग्रुप्स, दे कंडक्ट डिफरेंट सेशंस, डिफरेंट प्रोग्राम्स दे कंडक्ट इन डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट असेंबली। आप चुनाव पंचायत का नाम दे दिया किसी ने बोल दिया अखाड़ा, चुनावी अखाड़ा, इस तरह से।
तो वो लोगों की ओपिनियन जानने के लिए। अब ओपिनियन पोल में क्या है कि सिंपली चुनाव से पहले लोग कुछ क्वेश्चंस वो सिलेक्ट करते हैं, क्वेश्चन सिलेक्ट करते हैं, हर चैनल का, हर प्रिंट मीडिया का, न्यूज़पेपर का अपना एक कुछ क्वेश्चंस बनाए होते हैं उन्होंने कि हाँ आप किस बेसिस पे सरकार को चुनेंगे, क्या आपका मतदान करने का क्या रहेगा, आप किस बुनियाद पे इस बार वोट करने जा रहे हैं, क्या डेवलपमेंट पे आप वोट कर रहे हैं, क्या आप अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ काम किया उसके लिए वोट कर रहे हैं, या लॉ एंड ऑर्डर के लिए वोट कर रहे हैं, या आपके जो प्रतिनिधि हैं उन्होंने कुछ अच्छा किया, रोजगार दिया, या जो भी है, या जातिवाद पे वोट कर रहे हैं, या आपके कुछ अपने एक्सपेक्टेशन है उस हिसाब से आप सरकार में बदलाव लाना चाहते हैं, जो भी हो। तो जो क्वेश्चन की जो लिस्ट होती है ये अपने आप डिसाइड किया जाता है इन डिफरेंट जो सर्वे कंडक्ट करते हैं एजेंसीज द्वारा, राइट। तो ओपिनियन पोल में एक चीज है कि ये चुनाव से पहले कराया जाता है, तो इट इज प्री पोल। इफ आई टॉक अबाउट ओपिनियन पोल, राइट, so this opinion poll is about pre-poll. This is pre-poll exercise. Pre-poll exercise. जबकि अब अगर एग्जिट पोल की बात करें, एग्जिट पोल इज पोस्ट पोलिंग, एग्जिट पोल इज पोस्ट पोलिंग फिनोमिना, मींस चुनाव हो गया उसके बाद का, तो पोस्ट पोल फिनोमिना है ये। अब इसमें भी देखिए ओपिनियन पोल में हर कंट्री में कंडक्ट कराए जाते हैं, नॉट जस्ट इन इंडिया, इट इज ऑल्सो बीइंग प्रेवलेंट इन कनाडा, टर्की, फ्रांस, राइट, अदर कंट्रीज आर देयर, डिफरेंट कंट्रीज आर देयर। तो इसमें क्या होता है, एक टाइम लिमिट ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। जैसे इंडिया में क्या है, चुनाव से 48 घंटे पहले तक आप ओपिनियन पोल करा सकते हो। जैसे मान लीजिए आज के दिन चुनाव होना है तो आज से 2 दिन पहले तक आप ओपिनियन पोल कंडक्ट कर सकते हो, ऐसा है। लेकिन यहाँ पे हम और चीज डिस्कस करें, किसी कंट्री में क्या होता है, 1 महीने पहले, 1 मंथ, 1 महीने पहले तक आप ओपिनियन पोल कर सकते हो। तो हर देश में अलग अलग गाइडलाइंस हैं, अलग अलग रेगुलेशंस हैं जिसके तहत आप इनको रेगुलेट कर सकते हो, राइट। और इंडिया में ओपिनियन पोल्स की जो इनको गाइड करने का है वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, आरपीए जो है 1951, उसके तहत इसको रेगुलेट किया जाता है कि आप ओपिनियन पोल कब तक दे सकते हो। ओपिनियन पोल में भी डिफरेंट पार्टीज का अपना एक नजरिया है। कुछ पार्टीज बोलते हैं कि ओपिनियन पोल को बैन कर दो क्योंकि ये वोटर्स को इन्फ्लुएंस करते हैं, इसका एक अपना तर्क है। सिमिलरली एग्जिट पोल को लेके भी कई पार्टियां विरोध करती हैं। एग्जिट पोल में अगर अब मैं आपको बताऊं कि जो गाइडलाइंस हैं, जो लॉ कहता है उसके हिसाब से आप जिस दिन लास्ट इलेक्शन है, सपोज मल्टी फेज इलेक्शन है, मान लीजिए जैसे अभी यूपी में चुनाव हुआ 7 चरणों में था, इट वॉज 7 फेज इलेक्शन। तो जो 7वां चरण जब तक खत्म नहीं हो जाएगा, लास्ट डे ऑफ द पोलिंग, राइट, जब तक वो कंप्लीट नहीं, उसके हाफ एन आवर बाद, आधे घंटे के बाद आप अपना एग्जिट पोल दे सकते हो, मींस रिजल्ट यू कैन डिक्लेयर। सो डिस्क्लोजर ऑफ रिजल्ट इज ओनली आफ्टर हाफ एन आवर आफ्टर द पोलिंग इज कंक्लूडेड, मींस जब पोलिंग कंक्लूड हो चुकी है, चुनाव खत्म हो चुका है, उसके आधे घंटे बाद आप अपना दे सकते हो। सो दिस इज पोस्ट, हाफ एन आवर आफ्टर द after the completion of election cycle or process, after completion of election cycle or process। अब देखिए ये तो था कि एक सिंपल सी चीज, चलिए ओपिनियन पोल है, एग्जिट पोल है, लेकिन अब बात आती है कि इसके संग इश्यू क्या है, मुद्दे क्या है। देखिए एक्सप्रेस करना एक अलग चीज है, आजादी आपको बोलने की दी गई है वो एक अलग चीज है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि आर्टिकल 19 में भी आप देखोगे तो देयर इज सर्टेन रेस्ट्रिक्शन, हमारे संविधान ने, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ रेस्ट्रिक्शन भी लगाई हुई हैं। ऐसा नहीं है कि आप बोलने में किसी को कुछ भी बोल सकते हैं, आपको सामने वाले की आइडेंटिटी का भी ध्यान रखना होगा, आपको कोर्ट की जो डिग्निटी उसको भी ध्यान रखना होगा, आपको जो सोशल ऑर्डर है उसको भी ध्यान रखना होगा, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट। तो सर्टेन कंडीशन हैव बीन मेंशन्ड विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच रेस्ट्रिक्ट दिस फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। सो दिस इज नॉट एब्सोल्यूट फ्रीडम। सिमिलरली मैं आपको एक जजमेंट बताता हूं, लेट मी मेंशन वन जजमेंट टू ऑल ऑफ यू। एक जजमेंट था
सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज को बताया, और आपको एक चीज पता भी होगी कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन इज अ हॉलमार्क ऑफ डेमोक्रेसी. लेट मी राइट इट हियर. फ्री एंड फेयर इलेक्शन, फ्री एंड फेयर इलेक्शन is the hallmark, let me write it in a quoted words, hallmark of a sound democracy, sound democracy, right? Free and fair election, this is very important. Free and fair, fair and free, these two words are very, very important. And Supreme Court in one of the judgment, right? Supreme Court in its judgment of 2003, PUCL versus Union of India. Let me write it here. Okay, let me clean it. PUCL versus Union of India. इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही थी, ये जजमेंट 2003 का है. PUCL इज एन ऑर्गेनाइजेशन जिसकी फुल फॉर्म है पब्लिक यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज. PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, UIE मींस यूनियन ऑफ इंडिया, और ये 2003 का केस है, जजमेंट है. इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था फ्री एंड फेयर इलेक्शन is a part of basic structure. I hope many of you know Keshwanandan Bharti case. Keshwanandan Bharti case, right? In which Supreme Court came out with basic structure doctrine. इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर की बात कही थी. आई होप आप लोगों को आइडिया हो. अगर नहीं है, I will come to that in coming lectures, coming videos also. But here, as a reference, I am just giving you an idea that free and fair election is part of basic structure. ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है. अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, यू कैन ऑलवेज मेंशन दिस थिंग इन योर आंसर्स, इवन इन योर इंटरव्यू ऑल्सो, वेयर एवर यू फाइंड द स्कोप ऑफ यूजिंग दिस पर्टिकुलर फ्रेज. इस फ्रेज को आप हमेशा मेंशन कर सकते हो. इलेक्शन एक बहुत बड़ा पार्ट है डेमोक्रेसी का, हमारी इंडियन पॉलिटी का. उसमें आप जो भी इंफॉर्मेशन हम डिस्कस कर रहे हैं ये यूज कर सकते हो. तो ये चीज सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आपका इलेक्शन फ्री एंड फेयर. तो अब देखिए, ओपिनियन पोल हुआ, एग्जिट पोल हुआ, कहीं ना कहीं से कंफ्लिक्ट में आते हैं. इस पे मैं आने वाला हूं कि इश्यूज क्या है उनके साथ. आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट ओनली. एक जजमेंट और आया था जो कि नोटा वाला जजमेंट था. जब सुप्रीम कोर्ट ने नोटा इनकॉर्पोरेट करने के लिए बोला गवर्नमेंट को, राइट, कि नोटा का एक ऑप्शन होना चाहिए 2013, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन इज पार्ट ऑफ. दोबारा इसी बात को सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया, राइट, नोटा जजमेंट में. तो आप नोटा जजमेंट भी लिख देते हो कहीं साइड में, उसको भी आप याद रख सकते हो. नोटा जजमेंट ऑफ 2013, ये भी आप याद रख सकते हो, राइट. सो दिस इज अबाउट दिस थिंग. अब हम आते हैं चीज पे कि ओपिनियन पोल क्या खाली जो पॉलिटिकल पार्टीज इसका विरोध करती हैं या क्या ये पूरी तरह से गलत है या सही है, इस पे हम चर्चा करेंगे. राइट नाउ वी डिस्कस दैट हाउ व्हाट आर द चैलेंजेस और यू कैन से इश्यू विद दीज ओपिनियन पोल एंड एग्जिट पोल. तो आपने देखा होगा, जब आपने अभी रिसेंटली एग्जिट पोल देखे होंगे, तो जो पार्टी बहुमत में आ रही है, सपोज पंजाब में कई पोल्स दिखा रहे थे आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है. उत्तर प्रदेश में कई पोल्स दिखा रहे थे कि बीजेपी की सरकार बनने जा रही है. मणिपुर में बीजेपी की, गोवा में क्लोज फाइट. तो आपने एक चीज देखी होगी कि जो पार्टी जीत रही है उसके जो करस्पॉन्डेंट हैं वो उनके चेहरे खिले हुए थे. क्योंकि सीधी सी बात है, अगर कोई आपकी तारीफ कर रहा है तो आप तो खुशी होंगे, या कोई आपको जीतता हुआ दिखा रहा है. वहीं पे जो पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव जिनको सही बहुमत नहीं मिल रहा है या जो हारते हुए नजर आ रहे हैं, अगर आप उनके चेहरे देखेंगे या उनके व्यूज जानेंगे तो वो क्या बोलेंगे कि ये जो ओपिनियन पोल है ये क्या है, फिक्स्ड है, या हम इसको मानते ही नहीं है, ये बेबुनियाद है, ये बेबुनियाद है. आपने कई बार सुना होगा, रिजेक्ट कर देते हैं वो कि दिस ओपिनियन पोल वी डू नॉट एक्सेप्ट एट ऑल. ये अभी आपको देखना, जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो दूध का दूध
पानी का पानी हो जाएगा। और लोग फिर कौन सा एग्जाम्पल देते हैं, जैसे बिहार इलेक्शन हुआ, कह रहे बिहार में भी आप लोग सरकार बनवा रहे थे बीजेपी की, लेकिन क्या हुआ, एनडीए हार गया। या एक्सेप्शंस वो ढूंढते हैं। तो क्या उनका ये लॉजिक या उनका ये तर्क सही है? हाँ, कुछ हद तक सही है। क्योंकि आप एक चीज जानिए, एग्जिट पोल हो चाहे ओपिनियन पोल हो, देखिए इसको एक डायग्राम से समझाना चाहूंगा कि किसी कंस्टिट्यूएंसी में सपोज ये कंस्टिट्यूएंसी साइज है और बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। मैं यहां पे एक रिप्रेजेंटेशन आपको दिखा रहा हूं कि किसी कंस्टिट्यूएंसी में बहुत सारे लोग हैं जो वोट करते हैं या वोट के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप देखोगे कि सपोज ये कोई टीम आई किसी मीडिया की और इन्हें कहा लाओ इनसे बात करते, तो आप भी जानते हो अगर किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 3 से 4 लाख वोटर हैं तो क्या आप सबसे बात कर सकते हो? नहीं। तो जो सैंपल साइज का एक तो इश्यू आता है पहले ही, वो तो पहला क्वेश्चन जो आता है, लेट मी राइट इट हियर, कि इश्यूज क्या क्या आते हैं, वो आते हैं मेथडोलॉजी, कि आप क्या तरीका अपना रहे हो। मेथडोलॉजी, क्या आपका तरीका है, क्या आपने टेक्निक अपनाई है जिससे आप पूरे कंस्टिट्यूएंसी की बात कर रहे हो। मींस आप क्या 4 लोगों से सबके बारे में डिसाइड कर सकते हो क्या? या मैं एक बात कहूं कि अगर मैं किसी क्लास में 4 बच्चों के रिजल्ट से क्या ये बोल सकता हूं पूरी क्लास का नतीजा 100%, 100% आने वाला है? या मैं 4 बच्चों की वर्स्ट परफॉर्मेंस से क्या ये बोल सकता हूं कि सारे के सारे बच्चे फेल होने वाले हैं? नहीं। तो या मेरा तरीका क्या है किसी को टॉप कराने का? जैसे मान लीजिए किसी की नजर में हो सकता है कोई बच्चा एवरेज हो, लेकिन मैं उसको बोल रहा हूं कि नहीं, ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट स्टूडेंट, या बहुत ही अच्छे पढ़ने वाले स्टूडेंट, बहुत मेहनत करते हैं। तो ये तरीका क्या है, पैरामीटर्स क्या है? तो लोग क्वेश्चन करते हैं मेथोडोलॉजी। दूसरा क्या है, सैंपल साइज। इसी पे मैं अब चर्चा करने वाला हूं, सैंपल साइज। इस पर अगर आप आते हैं तो जैसे मैं बात कर रहा था कि ये मान लीजिए किसी न्यूज चैनल के संवाददाता है, पत्रकार है, ये आते, इन्होंने बस सपोज करिए ये कुछ लोगों से बात की इनसे। अब हो सकता है बाई चांस कि ये लोग ने बोला कि मैं पार्टी ए को वोट करके आए, हम लोग पार्टी ए को हम जिताना चाहते हैं, हम इसको वो करके आए। और हो सकता है 1-2 लोगों ने बी भी बोल दिया हो। लेकिन क्या ये अभी हमें इन लोगों का तो पता ही नहीं है, जो बाकी लोग हैं, हमें अभी जो ये बाकी लोग हैं इनके बारे में हम कैसे कह सकते हैं कि ये किसको दे के आए होंगे? क्योंकि आप खाली कुछ लोगों के उस पर थोड़ी डिसाइड कर सकते हो किसी इलेक्शन का आउटकम। तो एक तो ये बात है, तो सैंपल साइज को हमेशा चैलेंज किया जाता है कि आप कुछ लोगों को देख के कैसे। दूसरा जो मैंने बोला तरीका, क्या ये साइंटिफिक है, क्या ये साइंटिफिकली प्रूवन है जो आप तरीका बता रहे हो? आपने एक बहस भी सुनी होगी कई बार, पॉवर्टी, गरीबी रेखा को लेकर कंट्रोवर्सी होती है, उसमें भी मेथड का आता है। सेम वे, तो क्या ये जायज है? आपने बोला कि इतने लोग बीजेपी के फेवर में या कांग्रेस के फेवर में, आम आदमी पार्टी, सपा, बसपा, जो भी पार्टी हमारी कंटेस्ट कर रही है, तो क्या ये उसके फेवर में है? तो ये क्वेश्चन वाली बात है। दूसरी बात हो गई, अब ये तो हो गया सैंपल साइज, मेथोडोलॉजी। एक बात आती है ऑथेंटिसिटी की। सपोज मान लीजिए ये आदमी जो पोल करवा रहा है या जो पोल करने जा रहा है, हो सकता है ये पहले से ही किसी का सपोर्टर हो, पार्टी ए या पार्टी बी का। तो वो हो सकता है ये माहौल बनाना चाह रहा हो चुनाव से पहले कि हम किसी एक पार्टी के फेवर में लोगों को झुका दें, तो इन्फ्लुएंस कर सकता है किसी प्रोसेस को। चुनाव आयोग ने इस बात का अपोज भी किया है कई बार कि आप ये ओपिनियन पोल को बैन करिए या इसको रेगुलेट करिए, लेकिन बेचारे चुनाव आयोग की सुनता कौन है? तो और पॉलिटिकल पार्टीज भी देखिए कितनी खेल खेलती हैं। जो पॉलिटिकल पार्टी को पता है कि हम जीतने वाले हैं या हमारा माहौल बन रहा है, तो वो तो बोलेंगे नहीं नहीं ओपिनियन पोल सही है, एग्जिट पोल सही है। और आप तो बहुत ही नहीं, आप अगर आपने देखा हो रिसेंटली कि लोग बधाइयां दे रहे हैं कि हम बधाई देना चाहते हैं आज तक के पोल को कि उन्होंने बीजेपी को इतना बड़ा मैंडेट दिया, हम बधाई देना चाहते हैं इस चैनल को जो इतने अच्छे रिजल्ट के साथ आए। और आप दूसरी साइड क्या देखोगे, कुछ लोग बोलेंगे अरे ये आप देखना 10 तारीख को दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, आप ही लोगों ने बिहार में इसकी सरकार बनवाई थी, उसकी बनवाई थी, बाद में आप ही लोग चुप बैठ गए थे। तो ये खींचातानी चलती रहती है। बट पॉइंट इज कि ये जो आदमी है ये कितना इम्पार्शियल है, कितना फ्री है, कितना फेयर है। हो सकता है ये पहले से किसी एक ए पार्टी को जिताना चाहता हो, ये भी हो सकता है इसको पहले से जिताना। तो ये क्या करेगा,
वोटर को इन्फ्लुएंस करेगा, बोलेगा अरे वहां तो चचा बोल रहे थे कि बीजेपी बहुत बढ़िया काम की है और आप बोल रहे हैं कि नहीं। या वो ऐसे बोल देगा अरे पार्टी बी में तो गुंडागिर्दी बहुत होती थी, कम से कम पार्टी में गुंडागिर्दी तो नहीं है, तो दुनिया तो वो आपके जो व्यूज हैं उसको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेंगे कि अरे देखिए कितना तो बढ़िया रोड बना है, आप काहे इतना बहस कर रहे हैं, इतना बढ़िया रोड बना है, राइट। सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स दे कैन मैनिपुलेट विद यू। तो यहां पे पॉइंट आता है मैनिपुलेशन ऑफ डेटा या मैनिपुलेशन ऑफ ओपिनियन। तो एक टर्म में लिखने जा रहा हूं, मैनिपुलेशन ऑफ ओपिनियन। मैनिपुलेशन से आपको बस समझ में आ जाए तो आप इन्फ्लुएंस कर सकते हो। एक चीज और आप लोगों ने सुनी होगी, एक वर्ड और है पेड न्यूज। आई होप मेनी ऑफ यू heard about this term paid news. I am writing it here, paid news. अब भाई यहां पे क्या होता है, लेट मी डिस्कस। पेड न्यूज में अगर आपने देखा हो कि पेपर में एडवर्टीजमेंट आते हैं या मीडिया में आपने देखा कि इस बार बनेगी इनकी सरकार, इस बार होगा ये, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, आज तक किसी ने इतिहास में ऐसा काम नहीं किया जो इन्होंने किया, इतना रोजगार दिया, इतना ही किया, चाहे वो नहीं दिया हो। अब देखिए हम और आप तो डेटा नहीं देखते रोज रोज, एक आम आदमी थोड़ी किताब लेके पढ़ रहा है कि भाई कितना डेटा आया क्या नहीं आया या कितने हॉस्पिटल खुले। अगर आप देखोगे कि कुछ समय पहले किसान आंदोलन पे थे, राइट, लेकिन अचानक क्या किया कि नहीं हमने तो इतना एमएसपी दिया, हमने तो ये कर दिया, कोरोना में कोई मरा ही नहीं, हमने देखो सबके वैक्सीन लगा दी। या दूसरी पार्टी बोलेगी अरे हमारे समय तो हम फ्री में लैपटॉप बांटते थे, इसने तो कुछ नहीं बांटा। तो अब डिपेंड करता है कि मीडिया किसने खरीद लिया या किस कॉर्पोरेट हाउस में। और आपको पता है जितने भी पेड मीडिया हैं इन सब में बड़े बड़े लोगों का पैसा लगा हुआ है, ये तो सच्चाई है। अब जो पैसा जिसके लिए लगा हुआ है जाहिर सी बात है वो उसके लिए बात करेगा, तो वो उसको अच्छा दिखाएगा, और जिससे पैसा नहीं आया है उसको बुरा दिखाएगा। तो यही हो गया पेड न्यूज। तो ये कहीं ना कहीं ओपिनियन पोल में इन्फ्लुएंस करता है, ऐसे एग्जिट पोल में कि मान लीजिए आपने भले किसी को वोट दिया, अब मान लो आप वोट दे के आए, एग्जिट पोल की अब मैं आपको कहानी बता रहा हूं। आप वोट दे के आए, अब आपने आके आज तक खोला कि चलो भाई टीवी खोलते हैं और देखते हैं कि क्या एग्जिट पोल का चल क्या रहा है। अब आपने सपोज दिया वोट किसी पार्टी सी को, यहां पे मैं सी लिख देता हूं। अब पार्टी सी की कोई चर्चा ही नहीं कर रहा है, और हो सकता है आप जैसे कई लोग हों जिन्होंने पार्टी सी को वोट दिया हो, लेकिन अब आप क्या सोचोगे, यार मेरा वोट तो बर्बाद हो गया, ए जीत रही है यहां तो इनके हिसाब से, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यार कल तक तो सब बोल रहे थे कि नहीं इस बार इसको वोट देंगे नहीं, लेकिन अचानक ये क्यों दिखा रहे हैं कि नहीं पार्टी ए जीत रही है, माहौल तो था नहीं पार्टी ए का। तो वो जो चीज है वो कंफ्यूजन क्रिएट करती है, तो ये भी एक मुद्दा है। तो इस तरह से, और ट्रांसपेरेंसी नहीं है कि आप क्या तरीका अपना रहे हो, क्वेश्चन कौन बना रहा है, क्या क्वेश्चन है, डेटा क्या है, ये सब हमने डिस्कस किया यहाँ पे, ये सब मुद्दे हैं। तो आई होप कि आपको ये मुद्दे क्लियर हो, और यही सब मुद्दे अगर एग्जाम में आता है आपको यही सब मेंटेन करना है। और अगर आप आंसर राइटिंग भी करते हो, कुछ लिखते हो, तो आपको यही पॉइंट्स वहां मेंशन करने हैं। अब हम आते हैं कि क्या इसको रेगुलेट नहीं किया जा सकता, या क्या इसके लिए कोई प्रावधान नहीं है इनको कंट्रोल करने का। प्रावधान है लेकिन लिमिटेड है। अब मैं उस पर आता हूं। अब हम बात करेंगे कि इसको कंट्रोल करने के लिए क्या क्या उपाय किए गए हैं। तो देखिए, इलेक्शन कमीशन एक बॉडी है, हम सबको पता है, जिसका काम है ये इंश्योर करना कि चुनाव फ्री एंड फेयर हो। उसके लिए उसको इंडिपेंडेंस दी गई है संविधान ने, उसको एक संवैधानिक जो बॉडी बनाई गई, एक संवैधानिक बॉडी बनाने का पर्पस क्या है, यही पर्पस है कि इलेक्शन कमीशन चुनाव जो है वो सही से कराए, उसमें उसको जो भी रिसोर्स चाहिए वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको प्रोवाइड करे। और सुप्रीम कोर्ट ने कई बार इलेक्शन कमीशन को भी ताकत दी डिफरेंट डिफरेंट जजमेंट के थ्रू, जैसे मैंने आपको बताया पीछे, राइट। अब बात आई लीगली क्या है। तो एक बार क्या था 1998 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, मैं यहां पे लिख देता हूं, आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हैं। इन 1998 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया केम आउट विद सर्टेन गाइडलाइंस। Election Commission of India came out with certain guidelines in which it said that these are the don'ts and do's which you have to follow. अब मीडिया वाले कहां मानने वाले थे, मीडिया वाले चले गए सुप्रीम कोर्ट में। मीडिया वाले कहां चले गए, सुप्रीम कोर्ट में। सो मीडिया पीपल कहां गए,
दे चैलेंज दीज गाइडलाइंस, एक्चुअली दीज आर द गाइडलाइंस, दिस गाइडलाइंस और चैलेंज इन सुप्रीम कोर्ट। ये कहां चैलेंज कर दी गई? सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठी, उसने कहा यार इलेक्शन कमीशन तुम भी कमाल करते हो, तुमने गाइडलाइंस तो बना दी लेकिन कोई लॉ है? डू यू हैव बैकिंग ऑफ लॉ? इलेक्शन कमीशन बोले नहीं सर, ये तो सोचा ही नहीं था हमने। तो ये जो गाइडलाइंस थी, ये सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? स्ट्रक डाउन। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जब जब कोई लॉ ही नहीं है तो इसका वजूद क्या है? फिर सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन और इलेक्शन कमीशन अपना मुंह लेके वापस आ गया। क्योंकि देखिए, बिना लॉ के आप कैसे कोई गाइडलाइंस कर दो जब उसका कोई बैकिंग ही नहीं है, कोई बेस ही नहीं है। और आपको पता है लॉ कौन बनाता है? पार्लियामेंट बनाता है। पार्लियामेंट में आपको पता है जो पार्टी पावर में होती है वो इनिशिएटिव लेना नहीं चाहती है, ऐसा कि भाई हमें तो फायदा हो रहा है ना। और आपको पता है जो पार्टी सत्ता में होती है वो मीडिया को यूज करती है। तो उन्होंने कभी कोई ऐसी कोशिश नहीं की कि ठीक है भैया हम तुम्हारी लॉ बना देते हैं जिसमें इसको कंट्रोल किया जाए। बहुत ज्यादा बेचारे इलेक्शन कमीशन ने हल्ला मचाया, शोर मचाया, तब जाकर उन्होंने एक दो सेक्शन ऐड कर दिए। किसमें? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में। आरपीए 1951 में उन्होंने बस क्या किया कि अगर कोई गलत इंफॉर्मेशन फैलाता है, जिसको आप मिस इंफॉर्मेशन, डिस इंफॉर्मेशन जो भी बोलें, आइदर यू कॉल इट मिस इंफॉर्मेशन और मिस गाइड, मिस इंफॉर्मेशन, तो इसको रोकने के लिए उन्होंने क्या किया? इसको रोकने के लिए उन्होंने कुछ सेक्शंस बना दिए, जैसे कि सेक्शन 123(2). ये क्या करता है? अगर कोई मिस इंफॉर्मेशन करता है तो उसको क्या बोला? करप्ट प्रैक्टिसेस। इसको बोलते हैं करप्ट प्रैक्टिसेस। मैं इसको यहां लिख देता हूं ऊपर, करप्ट प्रैक्टिसेस। अगर आप गलत इंफॉर्मेशन फैलाते हो, करप्ट प्रैक्टिसेस अंडर सेक्शन दिस 123, लेट मी राइट इट हियर ऑल्सो। और ये किसका है? आरपीए का है। ठीक, आईपीसी में भी है। अगर आप गलत चीज करते हो, अगर आप गलत इंफॉर्मेशन लोगों में पहुंचाते हो, तो आईपीसी में भी एक सेक्शन है। वो क्या है आईपीसी में सेक्शन? सेक्शन 171 सी सेक्शन है, जो क्या बोलता है? इलेक्टोरल ऑफेंस। अगर आप ऐसी कोई गलत इंफॉर्मेशन पहुंचाते हो, तो इसको मैं राइट इट बाय डिफरेंट कलर, इसको आप बोलोगे इलेक्टोरल ऑफेंस। इलेक्टोरल ऑफेंस अंडर सेक्शन 171 की धारा है सी, इसमें आप इसको इलेक्टोरल ऑफेंस बोलोगे। तो अगर ये जो दो धाराएं हैं, अगर आप इसको याद रख लेते हो, इसको अपने नोट्स में लिख लेते हो, और जब कभी क्वेश्चन आता है इलेक्शन के ऊपर, इलेक्शन की फ्री एंड फेयर पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल, जो भी इश्यूज चैलेंजेस हैं, अगर आप ये पॉइंट मेंशन कर देते हो, यू विल डेफिनेटली गेट गुड मार्क्स। या एज ए अवेयर सिटीजन हमें पता होना चाहिए। तो लॉ है, कुछ प्रावधान है, बट ये सफिशिएंट नहीं है। देयर शुड बी अ प्रॉपर बॉडी, देयर शुड बी अ प्रॉपर लॉ विच एक्सप्लिसिटली डील्स विद दीज थिंग्स, और जिसमें इलेक्शन कमीशन को पावर भी होना चाहिए कि किसी मीडिया को फाइन लगाने का भी, अगर वो चाहे तो फाइन लगा सके। अभी क्या है, इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं कर सकता, रेप्रीमेंट कर सकता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। और फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के नाम पे कोई कुछ भी बोलता है। और देखिए, आपने भी इस चीज को देखा होगा, कई बार हम लोगों ने इस चीज को महसूस भी किया है, जब हम कोई वीडियो देखते हैं, कोई हम ऐसी खबर देखते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा माइंड भी चेंज हो जाता है कि यार सबके सब लोग बोल रहे हैं कि नहीं ये अच्छा है, ये अच्छा, तो अच्छा ही होगा। या सब बोल रहे हैं बुरा है, बुरा है, बुरा है, तो ये बुरा ही होगा। तो कहीं ना कहीं जो आप देखते हो ना, लहर चल रही है, वो लहर यही लोग चलाते हैं। लहर कहीं बाहर से नहीं आती है, लहर यही लोग चलाते हैं, राइट? सो दिस इज ऑल। तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि आप एक इंडिपेंडेंट बॉडी बनाओ जो कि सब पे निगाह रखे, जो ना सरकार के करीबी हो ना मीडिया के करीबी हो, जो इंडिपेंडेंट हो। जैसे ब्रिटेन में है। ब्रिटेन में क्या है? ब्रिटिश पोलिंग काउंसिल है। लेट मी राइट इट हियर, ताकि आप अगर नोट कर रहे हो तो आप अपना आंसर राइटर में यूज कर सकते हो इस चीज को। तो ये छोटी छोटी इंफॉर्मेशन आपको रखनी है, और अपने आंसर में आप लिख देते हो, अपने इंटरव्यू में ये चीज बोल देते हो, तो यू विल गेट अ गुड मार्क्स, राइट? तो जैसे ब्रिटिश पोलिंग काउंसिल है, ब्रिटिश पोलिंग काउंसिल। इसी तरह से आप इंडियन पोलिंग काउंसिल बना सकते हो। दिस इज द इंडिपेंडेंट बॉडी विच लुक आफ्टर दीज ओपिनियन पोल्स एंड एग्जिट पोल।
एक इंडिपेंडेंट बॉडी होनी चाहिए जो कि निगाह रखे, जो कि देखे कि आपका सैंपल साइज क्या है, आप क्वेश्चन किस बेसिस पे सिलेक्ट कर रहे हो, किस तरह के लोगों का आप इंटरव्यू कर रहे हो, आप खाली शहर में जा रहे हो या आप गांव में भी जा रहे हो, आप जो रिलीजन, ऐसा तो नहीं है खाली आप हिंदुओं से बात कर रहे हो, मुस्लिमों को नहीं कर रहे हो, या आप खाली रिलीजन को फेवर कर रहे हो कि मुस्लिम्स ऐसा कर रहे हैं। देखिए कहीं ना कहीं ओपिनियन पोल से सोसाइटी में डिवीजन भी होता है। आप ये बोलो दलित तो ऐसा कर रहे हैं, दलित तो वैसा कर रहे हैं, तो हम सोचेंगे कि यार दलित तो ऐसे ही करते हैं, या ब्राह्मण ये कर रहे हैं, क्षत्रिय ये कर रहे हैं, तो ये क्या ना एक किसी को ब्लेम करने वाली बात भी हो जाती है। आपको बोलना चाहिए सिंपल, सिटीजन ऐसा कर रहे हैं। क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि कोई एक ही माइंडसेट से काम करता है कि नहीं, ब्राह्मण अगर किसी एक पार्टी को वोट देता है तो आगे भी इसी को वोट देगा, या दलित किसी एक पार्टी को वोट देता है तो इसी को देगा। यार वो भी तो डेवलपमेंट पे दे सकते हैं, या उनके दिमाग में तो चेंजेस, बदलाव की बात आ सकती है। तो कहीं ना कहीं ये लोग सोशल फैक्टर में भी इन्फ्लुएंस करते हैं, तो इस सब का भी ध्यान रखना जरूरी है कि ऐसा नहीं चुनाव तक आते आते आप लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू कर दो, वहां पे हवाई बिगाड़ दो, वहां की लोगों में लड़ाइयां करवा दो आपस में, या मन मुटाव करवा दो, राइट। सो दैट ऑल्सो नीड टू बी टेकन केयर ऑफ। तो इसकी एक इंडिपेंडेंट बॉडी होनी चाहिए जो एक्शन ले सके, जिसका पावर हो कि इसकी इस सपोज कोई मीडिया चैनल अगर गलत काम कर रहा है तो उसको बंद करवा दो, या कुछ दिन के लिए उसको बैन कर दो, ये चीज। तो इसलिए इसी लाइन पे हम क्या बोल सकते हैं, इंडियन पोलिंग काउंसिल भी होना चाहिए। एक और एक लॉ बनाइए, एक्सप्लिसिटली पार्लियामेंट को चाहिए एक लॉ बनाए, एक मॉडल लॉ बनाए जिसमें ये सारी चीजों को इंक्लूड करे, ताकि ट्रांसपेरेंसी भी आए, अकाउंटेबिलिटी भी आए, और हम ये इंश्योर कर सकें कि जनता को सही इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि अपने मन में जो आया आपने बोल दिया कि नहीं हमारी तो बहुत बढ़िया सीएम है, नहीं ये पार्टी ने तो भाई बहुत ही अच्छी है, या इस बार तो ये पार्टी को कोई रोक ही नहीं सकता, प्रचंड बहुमत। आपने सुना हो प्रचंड बहुमत, तो ये क्या है प्रचंड बहुमत, किसको बोलते हो प्रचंड बहुमत? कहीं लिखा है क्या एनसीईआरटी में किसी किताब में कि दिस इज कॉल्ड प्रचंड बहुमत? या इनकी सरकार कोई नहीं रोक सकता, इनकी आंधी में उड़ गए सब, कौन सी आंधी, कैसी आंधी? तो एक चीज होनी, मीन्स आप अपना सेंसेशन मत करो, अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए आप लोगों का बीपी मत बढ़ाओ। आपने देखा हो कई बार लोगों का बीपी बढ़ा देते हैं ये लोग अपने टीआरपी के चक्कर में, राइट। सो दिस इज द आइडिया विच आई वांटेड टू गिव ऑल ऑफ यू थ्रू दिस वीडियो, कि कैसे एग्जिट पोल ओपिनियन पोल होता है, क्या इश्यूज हैं, क्या चैलेंजेस हैं, क्या हम कर सकते हैं, राइट। सुप्रीम कोर्ट का इसमें क्या रहा है जजमेंट वगैरह, इलेक्शन कमीशन का क्या स्टैंड रहा है। अगर आप ये छोटी छोटी बातें जान लेते हो, अपने आंसर में कहीं मेंशन कर देते हो, या कहीं भी यहाँ पे भी ऐसा क्वेश्चन आता है, I am 100% sure you will get good marks. So again, I will soon come with another video on interesting topic. So thank you all of you for listening and joining.